टेक्नोलॉजी और बिजनेस जब साथ आते हैं तो क्रांति लाते हैं। ये शब्द हैं बिल गेट्स के। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिल गेट्स के इसी विचार को भारतीय प्रशासन के एक बहुत ही दिलचस्प और हालिया संदर्भ में देखेंगे। हमारे पास शासन, प्रौद्योगिकी और विरासत की एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं। एक तरफ है सरकार का एक बहुत बड़ा डिजिटल सपना, देश की लाखों संपत्तियों को बस एक क्लिक पर लाने का, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, क्रैश होते सर्वर, सदियों पुराने दस्तावेज और भारत की वो विविधता जो अक्सर बड़े बड़े प्लान्स को चुनौती देती है। बिल्कुल, हम ये विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस के एक बेहतरीन लेख के आधार पर कर रहे हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी पोर्टल है यूएमईड, वो इतनी चुनौतियों का सामना क्यों कर रहा है। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी है, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के मुद्दों के लिहाज से। हाँ, परफेक्ट केस स्टडी। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूमीद पोर्टल आखिर है क्या भला, इसका मकसद क्या था। देखिए, यूमीद का फुल फॉर्म तो काफी लंबा है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अच्छा, लेकिन आसान भाषा में कहें तो इसका मकसद है भारत की जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक सेंट्रल डिजिटल डेटाबेस पर लाना। एक जगह पर? हाँ, एक जगह। सरकार का तर्क है कि जियो टैगिंग और सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज करने से इन संपत्तियों का मैनेजमेंट बेहतर होगा, पारदर्शिता आएगी और शायद अवैध कब्जे को भी रोका जा सकेगा। बिल्कुल, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। सुनने में तो ये एक बहुत ही शानदार आइडिया लगता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। वक्फ संपत्तियां सिर्फ जमीन या इमारतें नहीं हैं। ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें किसी व्यक्ति ने अल्लाह के नाम पर या किसी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान किया है। जैसे मस्जिदों, दरगाहों का रखरखाव, गरीबों की मदद, स्कूल, अस्पताल चलाना, इनसे जो भी आमदनी होती है वो इन सब कामों में लगती है। मतलब इन पे होने वाले किसी भी असर का सीधा प्रभाव समुदाय के कल्याणकारी कामों पर पड़ेगा। सीधा तो इनका सही मैनेजमेंट मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम कितनी बड़ी संख्या में संपत्तियों की बात कर रहे हैं, इसका स्केल कितना बड़ा है? स्केल बहुत ही विशाल है। आप अंदाजा लगाइए, पूरे भारत में लगभग 8.8 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। 8,80,000? हाँ, ये देश के सबसे बड़े संपत्ति धारकों में से एक है, शायद भारतीय सेना और रेलवे के बाद। और सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, करीब 1.4 लाख। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब राज्य आते हैं। 1.4 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस काम की जटिलता को बयां करता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। सरकार का इरादा नेक है, लेकिन जैसा कि लेख बताता है, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन पास आने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े इरादे और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई दिखाते हैं। सबसे ज्यादा संपत्तियों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। हाँ। वहां भी अब तक सिर्फ 35% संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं। सिर्फ 35%? जी। और पश्चिम बंगाल में तो ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है, सिर्फ 12%। कर्नाटक और तमिलनाडु में तो ये 10% के आसपास ही अटका हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब एक चमकदार अपवाद की तरह खड़ा है। वहां करीब 80% रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो पंजाब का सीक्रेट सॉस क्या है? जब बाकी बड़े राज्य संघर्ष कर रहे हैं तो पंजाब में ऐसा क्या अलग हो रहा है? ये इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है और गवर्नेंस की बारीकियों को समझने में हमारी मदद करता है। देखिए, पंजाब की सफलता कोई चमत्कार नहीं है। ये वहां की प्रशासनिक व्यवस्था का नतीजा है जो बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। पंजाब वक्फ बोर्ड एक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर कैसे कर रहे हैं? वो वक्फ एस्टेट्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर एक एस्टेट में 50 अलग अलग दुकानें या खेत हैं, तो वो उन 50 की अलग अलग एंट्री करने की बजाय पूरे एस्टेट को एक यूनिट मानकर रजिस्टर कर रहे हैं? बिल्कुल, इससे तो काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक और बड़ा फर्क है। वो क्या? पंजाब में मुतवल्ली सिस्टम नहीं है, मतलब संपत्तियों की देखभाल करने वाले पारंपरिक मैनेजर्स। तो फिर कौन मैनेज करता है? वहां बोर्ड सीधे इन एस्टेट्स को मैनेज करता है। इससे डेटा इकट्ठा करना, उसे वेरीफाई करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। समझ गया। मतलब बीच में हजारों अलग अलग लोगों से समन्वय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली।
तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि एक राष्ट्र एक नीति का फॉर्मूला अक्सर जमीनी हकीकत से टकराता है। पंजाब मॉडल ये दिखाता है कि सफलता के लिए नीति को स्थानीय संरचना के हिसाब से ढालना पड़ता है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक संरचना में एक छोटा सा अंतर भी किसी राष्ट्रीय नीति के नतीजों पर जमीन आसमान का असर डाल सकता है। तो अगर पंजाब ये कर सकता है तो बाकी राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे बड़े राज्य कहाँ अटक रहे हैं? जरूर कोई गहरी वजह होगी। वजह एक नहीं बल्कि कई हैं, और ये एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि एक जटिल जाल बन जाता है। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह तो वो चीज है जिसे इसका समाधान होना था, खुद टेक्नोलॉजी। मतलब UMED पोर्टल ही समस्या बन गया है? ये तो सरकारी पोर्टल्स की जानी पहचानी कहानी लगती है। हाँ, काफी हद तक। लेख के हिसाब से अधिकारियों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि पोर्टल का सर्वर अक्सर डाउन रहता है। अच्छा, या बहुत धीमा चलता है या बार बार क्रैश हो जाता है। कर्नाटक के एक अधिकारी ने तो ये तक कहा है कि जब पोर्टल ठीक से चल भी रहा हो तब भी एक संपत्ति की पूरी जानकारी दर्ज करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट एक प्रॉपर्टी के लिए? उत्तर प्रदेश में 1.4 लाख संपत्तियां हैं। अगर हम इसका गुणा भाग करें, मतलब अगर कोई 24 घंटे भी बिना रुके काम करे तो सालों लग जाएंगे। यही तो बात है। ये तो शुरू होने से पहले ही फेल होने वाली बात लगती है। बिल्कुल। अब दूसरी चुनौती पर आते हैं, जो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जटिल है। ऐतिहासिक दस्तावेजों की चुनौती। मतलब पुराने कागजात? हाँ, कई वक्फ संपत्तियां 200, 300, यहाँ तक कि 500 साल पुरानी हैं। उनके मूल दस्तावेज यानी वक्फनामा या दान पत्र, वो तो मिलना ही मुश्किल होगा। या तो खो चुके हैं, या उर्दू और फारसी जैसी पुरानी भाषाओं में है, या फिर दीमक खा चुकी है। ऐसे में उनके डिजिटल रिकॉर्ड बनाना लगभग असंभव है। और इसी से जुड़ा एक सवाल उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने उठाया है, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। हाँ, उन्होंने पूछा कि जब ये संपत्तियां पहले से ही राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के रूप में दर्ज हैं, तो सरकार दोबारा से सारे विवरण क्यों मांग रही है? सही बात है, दोहरा काम क्यों? बिल्कुल, उनका सवाल है कि सरकार मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड को मानने की बजाय दोबारा ये सारी मेहनत क्यों करवा रही है, जिसमें म्यूटेशन की जानकारी भी शामिल है। और क्या ये भरोसे की कमी को भी नहीं दिखाता कि शायद केंद्र सरकार को राज्यों के अपने ही लैंड रिकॉर्ड्स पर पूरा भरोसा नहीं है? ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। अब तीसरी बाधा पर आते हैं, जो है मानवीय और भाषाई बाधाएं। अच्छा। हम ये भूल जाते हैं कि इस पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं। ज्यादा पर मुतवल्ली या केयरटेकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम लोग हैं। कई तो बुजुर्ग हैं। उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होगा। न तकनीकी ज्ञान है, न ही लैपटॉप कंप्यूटर। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंगाल के किसी दूर दराज गाँव में एक 65 साल के मुतवल्ली हैं जो पीढ़ियों से एक दरगाह की देखभाल कर रहे हैं। अब उन्हें कहा जाता है कि अंग्रेजी के एक पोर्टल पर अपनी संपत्ति का जियो टैग किया हुआ नक्शा अपलोड करो। ये तो उनसे असंभव की उम्मीद करने जैसा है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के एक अधिकारी ने लेख में यही बताया है कि पोर्टल पूरी तरह से अंग्रेजी में है, जबकि ग्रामीण बंगाल में लोग बांग्ला बोलते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। और कोई सरकारी मदद भी नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह? नहीं। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार इन लोगों को सरकार की तरफ से कोई ट्रेनिंग या कोई सहायता भी नहीं दी जा रही है। ये डिजिटल डिवाइड का एक क्लासिक उदाहरण है। ये तो डिजिटल समाधान बनाने की उस सोच को दिखाता है जहां हम टेक्नोलॉजी तो बना देते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। सही कहा। और चौथी चुनौती क्या है? चौथी चुनौती बहुत ही अनूठी है, मानकीकरण का अभाव। इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण के लिए, पूरे भारत में जमीन की माप की इकाइयां एक जैसी नहीं है। लेख में बंगाल का उदाहरण दिया गया है, जहां बीघा का आकार बिहार या उत्तर प्रदेश के बीघा से अलग होता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कहीं गज चलता है, कहीं एकड़, कहीं हेक्टेयर। मतलब आप एक राष्ट्रीय पोर्टल बना रहे हैं जहां जमीन नापने की कोई एक राष्ट्रीय इकाई ही नहीं है। अब एक सेंट्रलाइज पोर्टल जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा मांगेगा, उसमें ये अलग अलग इकाइयां कैसे फिट होंगी? यही तो सवाल है। ये छोटी सी लगने वाली बात पूरे डेटा की सटीकता पर सवाल खड़ा कर देती है, और जमीनी स्तर पर काम करने वालों के लिए एक और सिरदर्द बन जाती है। तो साफ है कि ये सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। जब डेडलाइन पूरी नहीं होगी और लाखों संपत्तियां रजिस्टर नहीं हो पाएंगी, तो जाहिर है ये मामला कानूनी और राजनीतिक गलियारों में भी गूंजेगा। बिल्कुल। इसका कानूनी पक्ष ये है कि अगर समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो वक्फ बोर्ड या मुतवल्लियों के पास एक कानूनी रास्ता है। क्या रास्ता है?
वो अपने राज्य के वक्फ न्यायाधिकरण यानी इन मामलों के लिए बनी खास अदालतों में जा सकते हैं और विस्तार की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर हजारों की संख्या में मामले एक साथ इन न्यायाधिकरणों में पहुंच गए तो क्या हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार है? क्या ये अदालतें पूरी तरह से जाम नहीं हो जाएंगी? यही सबसे बड़ी चिंता है। सिस्टम पर अचानक बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सामान्य विस्तार देने से इनकार कर दिया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने राज्य के न्यायाधिकरणों से ही संपर्क करें। तो एक तरह से गेंद वापस राज्य स्तरीय संस्थाओं के पाले में डाल दी गई है। और इस पर सरकार और राजनीतिक दलों का क्या रुख है? जाहिर है इस पर राजनीति भी हो रही होगी। हाँ, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। सरकार का पक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में स्पष्ट किया है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि ये समय सीमा सरकार ने नहीं बल्कि वक्फ संशोधन अधिनियम में ही निर्धारित की है और इसे संसद द्वारा कानून में बदलाव किए बिना नहीं बढ़ाया जा सकता। ये एक कानूनी मजबूरी है। और विपक्ष का क्या कहना है? दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी जैसे कई सांसदों ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने सर्वर डाउन होने और जमीनी मुश्किलों की बात कही और इसे सीधे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 से भी जोड़ा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। हाँ, उनका तर्क है कि ये जटिल प्रक्रिया मुसलमानों के लिए अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना मुश्किल बना रही है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो एक तरफ कानून की बाध्यता है और दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकारों और जमीनी मुश्किलों की दलील। जी, ये तो एक बहुत ही जटिल स्थिति बन गई है। हाँ, इसका कोई आसान समाधान नजर नहीं आता। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि यूएमई पोर्टल, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में क्रांति लाना था, जमीनी स्तर पर गंभीर चुनौतियों की दीवार से टकरा रहा है। बिल्कुल। तकनीकी खामियों से लेकर सदियों पुराने दस्तावेजों की अनुपलब्धता और डिजिटल निरक्षरता तक हर कदम पर एक नई बाधा है। और पंजाब का मामला हमें सिखाता है कि कैसे स्थानीय प्रशासनिक संरचनाएं एक राष्ट्रीय नीति के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ई-गवर्नेंस और नीति निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। क्या सवाल? सवाल ये है कि डिजिटलीकरण का इरादा हमेशा अच्छा होता है, पारदर्शिता, दक्षता, सशक्तिकरण, लेकिन जब जमीनी हकीकत, ऐतिहासिक जटिलताओं और इंसानी क्षमताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो क्या वही डिजिटलीकरण अनजाने में नई बाधाएं पैदा कर सकता है? सोचने वाली बात है। क्या टेक्नोलॉजी जिसे सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, असल में उन समुदायों के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं जिन्हें मदद करने का उसका लक्ष्य था? संक्षेप में कहें तो क्या ई गवर्नेंस कभी-कभी एक्सक्लूजन बाय गवर्नेंस यानी शासन द्वारा बहिष्कार का रूप ले सकता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या टेक्नोलॉजी समाधान बनने के बजाय खुद एक समस्या बन सकती है, अगर उसे लागू करने का तरीका मानवीय और व्यवहारिक ना हो। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसे ही गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।